हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत लोक प्रशासन पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें दोस्तों हम आज हमारा ये 13 लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे लोक प्रशासन के अंतर्गत दोस्तों भारत में स्टाफ अभिकरण पर। ठीक है। इससे पहले हम स्टाफ और सूत्र अभिकरण पर डिस्कस कर चुके थे और पूरे विस्तार से उस पर चर्चा हुई थी दोस्तों। अंतर संबंध इस प्रकार के सभी जितने भी आवश्यक तथ्य थे, आवश्यक बातें थी, उस सब पर हमारी काफी लंबी चर्चा हो चुकी थी। ठीक है। और आज के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे भारत में स्टाफ अभिकरण पर। ठीक है। तो जानेंगे कि भारत का जो स्टाफ अभिकरण है किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करता है भारतीय प्रशासन के अंतर्गत। चलिए तो इसको विस्तार से जानते हैं दोस्तों। इसमें सेशन में आगे बढ़े उससे पहले उन सभी दोस्तों को तो हम भूल नहीं सकते जो पहली बार हमारे सेशन को आए हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, पहली बार हमारे लेक्चर को देख रहे हैं। तो दोस्तों, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, लोधाजी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर बीए से संबंधित सभी विषयों को आपके सिलेबस के अनुसार, आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार ही दोस्तों सभी टॉपिकों को कवर करते हुए फुल लेंथ क्लासेस के तहत इनको कवर किया जाता है। फुल लेंथ के साथ में दोस्तों पूरे विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया जाता है, वो भी विद नोट्स, विद क्लास नोट्स। और ये सभी क्लास नोट्स दोस्तों आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम पर भी लोधाजी क्लासेस नाम से, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उसी नाम से टेलीग्राम पर भी लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, जिसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली क्लास की अपडेट ग्रुप पर प्राप्त होती रहती है। साथ ही साथ में दोस्तों प्रत्येक लेक्चर की लिंक और क्लास नोट्स भी आपको वहीं से प्राप्त होते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों जो यूट्यूब पर कोई नहीं करता है, लोधाजी क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपके लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप और कॉल जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि आज के इस यूट्यूब के ओपन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों इस प्रकार की फैसिलिटी पेड क्लासेस में भी देखने को नहीं मिलेगी। वो हम आपको पूरी तरह निःशुल्क क्लासेस के तहत आपको सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका लाभ उठाइए, अधिकतम शेयर कीजिए क्लासेस को, जिससे कि जिन दोस्तों तक भी इससे संबंधित जो क्लासेस नहीं मिल पा रही है, जो अब किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी कारणवश कंप्लीट तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी भी दोस्तों कुछ हेल्प हो सके, क्लासेस को शेयर करते चले। और बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं दोस्तों। जिनको भी हमारे लेक्चर कंटिन्यूअसली देखना है और नहीं मिल पा रहे हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट को एक बार जाकर जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट आपके सिलेबस के, आपके सब्जेक्ट के अनुसार बना दी गई है। उसमें सभी क्रम अनुसार सभी लेक्चर दोस्तों सीरीज वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इस सब के अलावा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो सभी क्लास नोट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है, जिसमें सूत्र और स्टाफ अभिकरण वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। चलिए जानते हैं कि आज के इस टॉपिक का पूरा सारांश क्या है, आज के कंप्लीट इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भारत में स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत दोस्तों हम 5 महत्वपूर्ण कार्यालयों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो 5 महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जो मंत्रालय हैं, यही मंत्रालय दोस्तों हमारे स्टाफ कहलाते हैं, प्रशासन के अंदर स्टाफ कहलाते हैं। ठीक है। तो इन 5 में होंगे दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय, इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल समितियां, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इन पर हमारी वन बाय वन करके डिटेल में चर्चा होने जा रही है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय से। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों को नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो एक बार व्यवहारिक रूप से समझ ले, उसके बाद हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखिए कार्यालय क्या होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय क्या होता है, इसको 1 मिनट के लिए आप इस सब कंसेप्ट को साइड में कीजिए। इसको एक व्यवहारिक करते इस प्रकार से समझे आप लोग। ये दोस्तों जिस पर देखिए सबसे मेन चीज तो होती है कि आपकी जो कार्यपालिका होती है, हमारी कार्यपालिका होती है, कितने प्रकार की होती है दोस्तों। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वही जानेगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा, है ना। अब ये कार्यपालिका में कई सारे जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्हें नहीं पता है, अब वो मुझ पर प्रश्न कर सर ये क्या कंफ्यूजन में डाल रहे हैं कि कार्यपालिका कैसे 2 प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों होती है, वास्तविक रूप से होती है 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है। स्थायी कार्यपालिका में वो अधिकारी होते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अर्थात कि जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, या उनके अलावा दोस्तों जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो सब जो स्थायी कार्यपालिका होती है उसके अंग होते हैं।
ठीक है। और अस्थायी कार्यपालिका, अब देखिए इसको अस्थायी कार्यपालिका क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें इनका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है, इनका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। और जो एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, उस अस्थायी कार्यपालिका में होते हैं मंत्री। कौन होते हैं? मंत्री, जिन्हें आप स्वयं वोट डालकर चुनकर भेजते हो उस मंत्रालय में, ठीक है ना। तो वो होते हैं अस्थायी कार्यपालिका के। अब दोनों का भेद समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका में नेता जो 5 साल के लिए आते हैं, इसलिए उसको अस्थायी बोलते हैं। और एक तरफ सरकारी अधिकारी जो परमानेंटली आ जाते हैं, है ना। एक एज लिमिट होती है हालांकि, लेकिन वो उनका कोई कार्यकाल, ऐसा कार्यकाल नहीं होता है कि 2 साल 5 साल या 10 साल के बाद उनको खाली करना है कुर्सी, तो ऐसा नहीं होता। इस कारण से उसको स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। वो स्थायी कार्यपालिका कभी भंग नहीं होती है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका हर 5 साल में भंग होती है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में अंतर समझ चुके हैं दोस्तों। अब जरा समझिए बात को। अब हम अगर मान लें कि प्रधानमंत्री, हमने एक प्रधानमंत्री चुना, हमने एक लोकसभा चुनाव के तहत एक प्रधानमंत्री चुन लिया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री इतने सक्षम होते हैं कि वो पूरे देश का संचालन कर सके, एक अकेले देश का संचालन कर सके, खुद नीतियां बना सके, खुद उनको लागू करवा सके? क्या इतने सक्षम हो सकते? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो सक्षम नहीं होंगे, वास्तविक रूप से वो सक्षम होते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बन जाते, सक्षम होते हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों, किसी भी सक्षम से भी सक्षम, चाहे कितना भी विद्वान इंसान क्यों ना होगा, किसी भी पूरे राष्ट्र का संचालन या पूरे राष्ट्र संबंधी सभी प्रकार की जनता की जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण कर पाना एक अकेले व्यक्ति के बस में नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें संविधान निर्माताओं को मालूम थी, ठीक है। इसी कारण से दोस्तों, प्रत्येक एक मंत्री के पीछे एक सरकारी अधिकारी अर्थात एक आईएएस रैंक का अधिकारी चिपका दिया है। याद रखना कैसे, कि एक जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, तो जब जो हम संसद में जो प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करते हैं ना, तो प्रधानमंत्री के जस्ट साइड में उनका एक सचिवालय होता है। प्रधानमंत्री का एक सचिवालय होता है, और उस सचिवालय में दोस्तों एक सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, वो होता है सचिव। और वो सचिव होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रधानमंत्री की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी नीति नियम या नीतियां बनती है, वो सब प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के साइड में ही एक सचिवालय होता है, प्रधानमंत्री सचिवालय होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक महत्वपूर्ण विभाग, प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यालय, प्रत्येक महत्वपूर्ण मंत्रालय, इनकी सहायता करने के लिए अलग से स्थायी कार्यपालिका के कुछ अधिकारियों का सचिवालय होता है, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब जरा सेशन में आइए, अब आपको पूरा क्लियर समझ आता चलेगा। प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना 15 अगस्त 1947। देखिए, अब हम यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री सचिवालय की बात कर रहे हैं, जो कि स्थायी कार्यपालिका के अंग है ये, है ना। तो प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में की गई है, ठीक है। इस सचिवालय का उद्देश्य 15 अगस्त 1947 से पहले गवर्नर जनरल के सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संपादित करना था। अब देखिए जरा समझिए यहाँ पर कि 1947 को जो प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में जो सचिवालय की स्थापना की गई थी, वो किसके स्थापना, देखिए 1947 में की गई थी। भाई आपको पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो उससे पहले भी क्या ये पद बना हुआ था? क्या पहले भी ये पद बना हुआ था, या फिर सिर्फ डायरेक्टली स्थापना कर दी? दोस्तों, ऐसे बहुत कम विभाग थे जिनकी डायरेक्टली स्थापना हुई है, बाकी कहीं ना कहीं ये पद पहले से चले आ रहे थे और उनकी इसी तहत उनकी स्थापना कर दी जाती है ना। तो ये जो सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना हुई है दोस्तों, इसका सिर्फ नाम बदल दिया गया था, नाम बदल के ही 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को इसका नाम बदल करके, और किसका नाम बदल करके, तो गवर्नर जनरल के जो सचिव थे उस समय, गवर्नर जनरल के जो सचिव थे, उसी पद को दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इस सचिवालय का प्रधान कार्य जो होगा दोस्तों, वो प्रधानमंत्री को आवश्यक सहायता और परामर्श देना होता है, जैसा कि मैं आपको व्यावहारिक तौर पे पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री सचिवालय होगा उसका कार्य क्या होगा, तो प्रधानमंत्री को सलाह देना, प्रधानमंत्री को परामर्श देना, प्रधानमंत्री की हर स्तर पर सहायता करना,
ठीक है, इस हेतु ही प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल सचिवालय। देखिए, अब अगर आपने दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान को बहुत अच्छे से अगर आपने स्टडी की होगी, बहुत अच्छे से समझा होगा ना, तो अब इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब थर्ड ईयर तक आ चुके हैं आप लोग, है ना। अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि सचिवालय क्या होते हैं, मंत्रिमंडल क्या होता है, कैबिनेट किसको कहते हैं, इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और हालांकि मैं उन बच्चों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि जिनके लोक प्रशासन फर्स्ट ईयर में ही आ चुका है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन को फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जा रहा है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, उनको मैं मानता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, हम वैसे भी इसका इतना बेसिक डिस्कस करते हैं कि आपको समझने में कभी तकलीफ आएगी ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों एक मिनट इस स्लाइड को पढ़िए आप लोग, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड में आया मैं। ओके, तो मंत्रिमंडल सचिवालय की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना भी 1947 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के स्थान पर की गई थी। अब देखिए, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। भाई देखिए, प्रधानमंत्री सचिवालय की जो हमने बात की थी लास्ट स्लाइड पर, ये प्रधानमंत्री सचिवालय की बात की थी यहाँ पर। प्रधानमंत्री सचिवालय जो बना है प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री के कामकाज में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, उसकी स्थापना 1947 में हुई थी, देश की आजादी के बाद में। ठीक है ना। किसके स्थान पर हुई थी? तो भाई ये हुई थी गवर्नर जनरल के जो सचिव थे ना, उसके स्थान पर हुई थी। बस इतना से याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल सचिवालय की, तो मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना भी 1947 में ही हुई थी, अगस्त 1947 में ही हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी कार्यकारिणी परिषद के स्थान पर। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, अब उस कार्यकारिणी परिषद को ही अब हम मंत्रिमंडल कह रहे हैं। यार इसमें डिफरेंस क्या, कुछ भी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है भाई। पहले हम इसको कहते थे कार्यकारिणी परिषद, और आजादी के बाद हम बोलने लग गए इसको मंत्रिमंडल, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है ना। तो ये सचिवालय मंत्रिमंडल और उसकी लगभग 1 दर्जन स्थायी समितियों को कार्य की देखभाल करता है। तो इस जो हमारा मंत्रिमंडल सचिवालय है, ये क्या कार्य करेगा, इसका प्रमुख कार्य क्या होगा, इसका मेन कार्य क्या होगा, वो कार्य होगा कि जितनी भी स्थायी समितियां हैं हमारी, जितनी भी स्थायी समितियां हैं, उन सब की सहायता करना, उनके काम काज में हेल्प करना, उनके कार्यों में हेल्प करना, उन पर नजर भी रखना। ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनके लिए एजेंडा तय देखिए, यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनके लिए एजेंडा तैयार करना, मंत्रिमंडल में होने वाली जो बहस होती है उनमें या उनमें जो निर्णय लिए जाते हैं उनका सबका विवरण रखना, ये सारे कार्य जो होते हैं दोस्तों, ये इसी के होते हैं, अर्थात कि मंत्रिमंडल सचिवालय के ही होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख मंत्रिमंडल का सचिव होता है। और ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, देखिए प्रत्येक सचिवालय का प्रधान कौन होगा, उसका सचिव होगा। सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री सचिवालय का प्रधान कौन होगा, तो भाई प्रधानमंत्री सचिवालय का वही जो सचिव है उस विभाग का, वो सबसे प्रधान होगा उस विभाग का। ठीक है। तो इसी प्रकार से मंत्रिमंडल सचिवालय में भी जो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है उसमें जो सचिव पद पर आसीन होगा वो उसका उस विभाग का प्रधान होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों, अब चूंकि देखिए इसका कार्य ज्यादा है, इसका कार्य बड़ा है कि मंत्रिमंडल के में जितनी भी स्थायी समितियां होती है उनकी सहायता करनी है, तो भाई इसको ज्यादा कार्य होते हैं। इसके लिए यहाँ पर स्टाफ भी बड़ा नियुक्त किया गया है। एक सचिव होगा, ये तो कंफर्म है कि एक सचिव होगा, 2 उप सचिव होंगे और 2 अपर सचिव होंगे, 2 सहायक सचिव होंगे, और कुछ अनुभाग, कुछ अधिकारी भी इसके अंतर्गत होंगे, इस विभाग के अंतर्गत होंगे। ठीक है, समझ आप चल रहा है ना दोस्तों। इसमें देखिए कुछ डिफिकल्ट जैसा कुछ ये नहीं है, समितियों को मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट में करके ला चुका हूँ, आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इनको जब आप किताबें पढ़ने बैठेंगे ना, तो 1-2 पेज पलटते जाएंगे, आपको फिर कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता है। ठीक है। तो जितने भी की पॉइंट्स हो सकते हैं, जितने भी आवश्यक फैक्ट हो सकते हैं, मैं आपको उसी पर डिस्कस करवा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए। और मैंने आपको हमेशा कहा है दोस्तों, कभी किसी के भी लेक्चर पर डिपेंड मत जाना 100%। ठीक है, लेक्चर होता है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर छापने के लिए कि भाई ये कुछ ऐसी चीज है ना। एक
फिल इन द ब्लैंक्स की तरह मान सकते हो आप लोग, कि आपको हम पूरा एक जो है स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, उसको फिल करना आपका कार्य। और वो फिल कहाँ से होगा दोस्तों? तो वो किताबों से होगा। बहुत सारे टीचर, में बहुत सारे टीचरों को जानता हूँ यूट्यूब पर ही, जो पढ़ाते हुए कभी नहीं बोलते, बल्कि उल्टी एक ही बात बोलते हैं, जो एक भ्रांतियां फैलाते हैं कि बस लेक्चर देख लीजिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं स्टाम्प पर लिख कर देने को तैयार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई टीचर नहीं है जो लेक्चर के तहत पूरा 100% आपको दे दे। कोई नहीं दे पाएगा, और कोई देता भी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए यहाँ लेक्चर होता है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये क्या वस्तु है, क्या चीज है, ये क्या है, क्या इसके ना उसका सामान्य परिचय आपके सामने करा दिया जाता है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया जाता है। अब उसको फिल करने का कार्य आपका होता है, और फिल होता है दोस्तों किताबों से, बुक से, है ना। बस लेक्चर इसलिए होता है कि लेक्चर एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप इस, जब जैसे कि मैं आपको लेक्चर में बोलता हूँ, हर लेक्चर, कई सारे लेक्चरों में आपको बोल चुका हूं मैं, कि एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद में, जिस टॉपिक पर आप लेक्चर देख रहे हैं, उस टॉपिक को इस दुनिया की किसी भी किताब से आप पढ़ लेना, आपको एक ही बार पढ़ने में समझ आएगा दोस्तों वो टॉपिक, है ना। तो सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं कि आप एक बार उस टॉपिक को बाहर के दृष्टिकोण से एक बार समझ लेंगे, तो फिर उसकी डिटेल पढ़ने में आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों बात करेंगे हम मंत्रिमंडल समिति की। तो मंत्रिमंडल समितियां ब्रिटेन की तरह भारत में मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने और उनके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाले विषयों की आवश्यक छानबीन करने और नीति एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में मंत्रिमंडल को सहायता देने के लिए 12 स्थायी समितियां गठित की गई है। कई सारे दोस्तों को इसके बारे में पता 100% पता होगा, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। देखिए कि जब सरकार जो बनती है दोस्तों, सरकार जो केंद्र में सरकार आती है बन करके, तो कोई वो एक विभाग के द्वारा कार्य नहीं करती, बल्कि हर एक कार्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग मंत्रालय होते हैं, और उन मंत्रालय में भी काफी सारे विभाग होते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से कुछ समितियां बनाई जाती है, जो कि अस्थायी समिति होती है दोस्तों। इस प्रकार से 12 स्थायी समिति हमारे शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती है। कितनी समितियां? 12 स्थायी समितियां हैं जो हमारे शासन व्यवस्था के अंदर कार्य करती है। तो उन स्थायी समितियों को भी परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए, उसके कार्य में हेल्प करने के लिए ही ये मंत्रिमंडल समितियां गठित की जाती है, मंत्रिमंडल समितियां गठित की जाती है, ठीक है। और इस प्रकार की जो ये 12 समितियां हैं, उनके नाम भी मैं आपके लिए दोस्तों यहां पर लेकर आया हूं। ये 12 की 12 समितियां इस प्रकार से है, और इनको तो बिल्कुल आप रट ही लेना दोस्तों। मैं बता रहा हूं आपको, बीए कंप्लीट होने के बाद में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं ना, तो 100% इनका नाम आपको याद रखना ही होगा, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो अभी से इनका अपनी जो कार्य है इनको करते चले दोस्तों। जो आपका वर्क है, जो आगे करना है, वो अभी से आप करते चले। बीए के अंतर्गत आपको इतना डिटेल कोई लेके नहीं जाएगा दोस्तों, इतना डिटेल कोई लेके नहीं जाएगा जितना कि मैं आपको, हो सकता है स्लाइड में मैं आपको डाटा कम प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा करूंगा तो आप बोर होने लग जाओगे। लेकिन समझाने में मैं कोई कंजूसी नहीं करता हूं, बल्कि स्लाइड से 2 से 3 गुना ज्यादा ही मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ दोस्तों। कोई भी कोना इसका बचता नहीं है, सबको कवर करते हुए चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो इसमें जो 12 समितियां हैं सरकार की, जो स्थायी समितियां कहलाती है ना, वो इस प्रकार की 12 समितियां, 12 समितियों के नाम है। राजनीतिक मामलों की समिति होती है, आर्थिक मामलों की समिति है, आर्थिक समन्वय समिति है, इसके अलावा खाद्य एवं कृषि समिति है, नियुक्ति समिति है, उद्योग व्यापार समिति है, विज्ञान प्राविधिक समिति, परिवार नियोजन समिति, यातायात पर्यटन समिति, रोजगार समिति, संसद मामलों की समिति, पुनर्वास समिति। अब देखिए, कोई कार्य छूट रहा है क्या? लगभग हर एक क्षेत्र से संबंधित कृषि स्थायी समितियां निर्मित हो चुकी हैं, और प्रत्येक समिति का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है, प्रत्येक समिति का अलग अलग कार्य होता है। वो सिर्फ अपने ही कार्य क्षेत्र में कार्य करती है, अपने जो उसको संविधान के द्वारा जो कार्य दिया गया है, संविधान या सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियमों के तहत जो कार्य उसको दिया गया है, उसी कार्य को वो करती है, ठीक है। तो सामान्यतः कोई भी विषय सबसे पहले संबंधित समिति को सौंपा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि कोई पैसों से संबंधित या बजट से संबंधित कोई विवाद है, बजट से संबंधित कोई विवाद है, तो वो सबसे पहला विवाद कहां पर जाएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले अगर वो विवाद जाएगा तो वो आर्थिक मामलों की समिति में जाएगा ना, आर्थिक मामलों की समिति में जाएगा। अब अगर हम मान ले 1 मिनट के लिए कि
म्यांमार से कुछ लोग जो है घुसपैठ हो चुकी है भारत में। म्यांमार से मान लेते हैं, क्योंकि म्यांमार में एक मुद्दा चल भी रहा था काफी समय से। ठीक है, तो म्यांमार से हो सकता है बर्मा से भारत में कुछ लोगों की घुसपैठ हो चुकी है। तो इस प्रकार का कोई विवाद होगा तो वो कहाँ जाएगा? तो दोस्तों सबसे 12वीं समिति आपको दिख रही, पुनर्वास समिति। पुनर्वास समिति तो भाई सबसे पहले इसके पास में ये विवाद जाएगा, है ना। तो प्रत्येक समिति के पास अपना अपना कार्य होता है, और उस समिति से संबंधित कोई विवाद होने पर सबसे पहले उस प्रकार का विवाद उसी समिति में जाता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल में विचारांत रखा जाता है, और इसकी जब समिति में चला जाएगा तो समिति ही फिर मंत्रिमंडल में अर्थात की लोकसभा राज्यसभा में उसको उस पर जो है बहस करने के लिए प्रस्तुत करती है। ठीक है, इन समितियों में राजनीतिक मामलों की समिति सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात विशेषकर याद रखेंगे, जो सबसे पहली समिति आपको दिख रही है राजनीतिक मामलों की समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, सबसे इंपॉर्टेंट समिति और सबसे शक्तिशाली समिति भी यही राजनीतिक मामलों की समिति है। ठीक है, चलिए, और इस पर अधिकतर जो कंट्रोल होता है दोस्तों वो उन्हीं का होता है जिनकी बहुमत में सरकार होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे योजना आयोग। पॉइंट नंबर 4 है योजना आयोग। योजना आयोग दोस्तों, बहुत सारे दोस्त क्या अब देखिए यार, थर्ड ईयर में हो आप लोग, कोई बच्चे नहीं रहे हो, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले आप 12th पास कर चुके हो, है ना, और उससे भी 5 साल पहले आप 10th पास कर चुके हो, और योजना आयोग आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अब सोचिए, योजना आयोग को आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो दोस्तों योजना आयोग के बारे में तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर अभी तक हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना शानदार है ना, कि ना करते हुए भी तारीफ निकलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। आप समझ सकते हैं भली बात रूप से मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम की कमी की वजह से मान लेते हैं कि भाई ये जो गलती है हम अपने ऊपर ना लें, एजुकेशन सिस्टम पे थोप दें, तो चलिए ठीक है, हम वो भी करने को तैयार। हो सकता है किसी दोस्तों को नहीं पता हो कि योजना आयोग क्या है, तो चलिए उनको भी कुछ थोड़ा सीखने को यहाँ पर मिल ही जाएगा योजना आयोग के बारे में। दोस्तों योजना आयोग एक व्यवहारिक रूप समझ लीजिए कि सरकार ने दोस्तों एक योजना आयोग बनाया, एक मंत्रालय की तरह एक आयोग होता है, एक आयोग बनाया। उस आयोग को बनाया क्यों था वो आयोग? ताकि देश के संचालन के लिए, या कहें कि देश के विकास के लिए आवश्यक विधियां, कानून बना सके, आवश्यक योजनाओं का निर्माण कर सके। तो इसके लिए सरकार ने एक आयोग बनाया अलग से, और उस आयोग को नाम दे दिया योजना आयोग। अब आपने नाम तो सुना होगा पंचवर्षीय योजनाओं का, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं का तो आप सभी ने नाम सुना होगा। तो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उनको बनाने का कार्य इसी योजना आयोग का था। ठीक है ना। चलिए अब जरा इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी जब हमारा हमारा संविधान आया था। उस संविधान जब आया था दोस्तों, संविधान के कुछ समय बाद ही अर्थात कि मार्च 1950 में इस योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य था देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लंबे समय के लिए योजना बनाकर लाना। ठीक है ना, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लंबे समय के लिए योजनाओं का निर्माण करना। प्रधान और इस योजना का माफ करना, इस आयोग के जो प्रधान होंगे, या कहें कि इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, वो अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। जो भी उस समय देश के प्रधानमंत्री होंगे वही इनके जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और एक उपाध्यक्ष भी होगा। योजना आयोग के कार्य क्या रखे गए थे दोस्तों? यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, इनकी प्रगति करना और इनके कार्यान्वयन पर ध्यान रखना। इसका किस प्रकार से ये जो योजना बनी है, ये योजना किस प्रकार से कार्य कर रही है, क्या आउटपुट दे रही है, कितना फायदा हो रहा है, क्या जो लक्ष्य तय किया गया था इन योजनाओं के तहत वो प्राप्त हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, इन सब पर भी और इनका मूल्यांकन करना भी जो है इसी योजना आयोग का ही महत्वपूर्ण कार्य था। अतः मंत्रिमंडल की योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन करने में सहयोग देने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, अब ये क्या होती है राष्ट्रीय विकास परिषद? तो भाई ये वही है सरकार। देखिए जितने भी मंत्रालय की, जितने भी स्टाफ की हमने अभी तक बात की, इससे पहले 4 स्टाफ की हम बात कर चुके हैं।
चारों स्टाफ कहीं ना कहीं सरकार को ही तो प्रमोट कर रहे हैं ना, सरकार को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी विभाग या मंत्रालय बनाए जाते हैं, काहे के लिए बनाए जाते हैं? देश के संचालन में सहायता करने के लिए। तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण भी इसी कार्य हेतु किया गया था। भाई केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर पंचवर्षीय, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, अब इसको एक बार व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाकर लागू कर दी, ठीक है। अब केंद्र सरकार भाई पंचवर्षीय योजना बना रही है तो पूरे देश के लिए बनाएगी, है ना। अब उस पूरे देश में सभी राज्य आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार को ये अधिकार नहीं है संविधान के द्वारा कि वो पंचवर्षीय योजना बना करके जबरदस्ती किसी राज्य पर थोप सके। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई राज्य चाहे तो उस पंचवर्षीय योजना को लागू होने से अपने राज्य में रोक सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का विरोध तो उत्पन्न होगा ही होगा, क्योंकि कभी भी हमेशा ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई जिस राजनीतिक दल की सरकार केंद्र में है उसी दल की सरकार पूरे भारत के पूरे राज्यों में भी हो। आवश्यक तो नहीं है ऐसा। लेकिन जब हो सकता है केंद्र में किसी और दल की सरकार हो, राज्यों में किसी और दल की सरकार हो, तो फिर वहां पर तो विरोध उत्पन्न होता ही होता है। तो उसी विरोध को खत्म करने के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया गया दोस्तों। और इस परिषद में जो सदस्य होंगे ना, वो सदस्य पता कौन होंगे? उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। अब सोचिए जरा यहाँ पर कि जब उन राज्यों के मुख्यमंत्री इनके सदस्य होंगे तो फिर ये जो बात होगी, जो भी यहाँ पर डिस्कस होगा, ये सहमति के साथ में डिस्कस होगा। तो जब ये सहमति से डिस्कस हो जाएगा तो फिर विरोध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी नहीं। तो कुल मिलाकर यही था कि पंचवर्षीय योजनाएं जो केंद्र सरकार बना रही थी, इनको केंद्र सरकार आसानी से लागू कर सके, इसके लिए ही राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। आया समझिए। तो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर पंचवर्षीय योजना अपनी इच्छा से लागू करने का अधिकार नहीं होता है। यदि राज्य चाहे तो केंद्र द्वारा बनी हुई योजनाओं को स्वीकार करने से मना कर सकता है। अतः योजनाओं को लागू करने में राज्यों का सहयोग पाने के लिए ही राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के सदस्य कौन कौन होंगे दोस्तों? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इनके सदस्य होंगे। परिषद में मुख्यमंत्रियों के शामिल होने के कारण राज्यों में पंचवर्षीय योजना लागू करने में केंद्र सरकार को कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा सेशन कंप्लीट समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों को, चूंकि इतना डिफिकल्ट था भी नहीं। सिर्फ भारत में जब हमने स्टाफ अभिकरण की बात की है तो इसमें हमने 5 स्टाफ पर चर्चा की है। पांचों स्टाफ के सामान्य परिचय हम देख चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट जितना भी फैक्ट हो सकता था वो सब मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं बचा हुआ दोस्तों। अगर डाउट फिर भी बचा हो तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों हमारा मुख्य कार्यपालिका पर। अब नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा मुख्य कार्यपालिका पर। तो मुख्य कार्यपालिका पर भी हमारी एक लंबी चर्चा होने जाएगी दोस्तों, लंबी चर्चा होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए स्टूडेंट है, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइट में जाता हूँ, टेलीग्राम पर देख लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिलेगा आपको, लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेंगे आप। और लोधाजी क्लासेस नाम से भी दोस्तों जिस ग्रुप पर आपको इस प्रकार का लोगो दिखे उसी ग्रुप को ज्वाइन करना है। जैसे ही टेलीग्राम पर आप लोधाजी क्लासेस टाइप करेंगे तो वहां पर आपको 4 से 5 ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। उनमें से आपको यही ग्रुप जिस पर ये लोगो दिखेगा वही, उसी को अगर आप ज्वाइन करेंगे वहीं पर ही आपको सभी क्लास नोट्स और क्लास की अपडेट प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।